चलिए देखिए, ये जो दो रिएक्शन है ये भी काफ़ी बढ़िया रिएक्शन है। पहले देखिए क्या है, ग्लूकोज जब रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड यू ऑल नो CH3CO होल ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, उसके साथ रिएक्ट करेगा तो मेरे हिसाब से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाएगा। और ये रिएक्शन किस चीज़ को इंडिकेट करती है कि यार ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप होते हैं, और वो भी अलग अलग कार्बन पे होते ही हैं। CHO में भी OH है, CHOH होल 4 में भी OH है, और CH2OH में भी क्या है, OH है। तो ये रिएक्शन इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि 5 OH ग्रुप है। जबकि ऐसी रिएक्शन जो इंडिकेट करती है CHO ग्रुप को, वो कौन सी है, ब्रोमीन वाटर वाली, और जो OH ग्रुप को करती है वो कौन सी है, आप खुद बताओ कौन सी है वो है कंसनट्रेटेड HNO3 वाली। जबकि ये इंडिकेट करेगी कि हम पे 5 OH ग्रुप हैं, एक नहीं 5। ठीक है, तो है क्या, ग्लूकोज व्हेन रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा, जैसे बनेगा देख लेना, जो 5 OH ग्रुप की कन्फर्मेशन देता है, और वो भी अलग अलग 5 कार्बन एटम्स में। देखो है क्या, यहाँ देखो CHO है, CHOH होल 4 है, CH2OH है। रिएक्शन साइन जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में होगा, लिखो ना लिखो एक ही बात है। और 5 एसिटिक एनहाइड्राइड डालने हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होते हैं, CH3CO होल ट्वाइस O, 5 डालने। ये जो है ये आपका पेंटा एसीटेट बना। देखो पेंटा एसीटेट है, कैसे 5 एसीटेट ग्रुप होंगे, 4 तो ये रहे और एक ये रहा। ठीक है, देख लेना CHO CHO CO CH3 ये चिपका यहाँ पे, और नीचे देखो CH2OH किस में बना, CH2OH गया और उसकी जगह दोबारा आ गया CH3CO, जो ये अंदर वाली चीज़ है CH3CO। सेम चीज़ CH3CO 4 बार तो यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया। तो ये आया कैसे कि जो OH थे ना, OH वो किस में कन्वर्ट हुए, वो कन्वर्ट हुए CH3CO में। तो 5 OH अगर होंगे तभी तो 5 CH3CO बने। देखो 4 CH3CO ऊपर बन गए, एक CH3CO नीचे बन गया। ठीक है, ये दोनों क्लब हो गए, दोनों मिल गए CHO और CHOH होल 4 में। एक OH तो ये रहा और 4 OH ये रहे, ये सब किस में कन्वर्ट हुए, CH3CO में 4 बार। और जो नीचे CH2OH उसमें भी OH है, वो भी किस में कन्वर्ट हुआ, CH3CO में। क्लियर है, इतनी बात है। ये बना आपका पेंटा एसीटेट। अब क्या है, एक बार हमने क्या करना है, ग्लूकोज को रिएक्ट करना है लिमिटेड कम क्वांटिटी में, फिनाइल हाइड्राजीन डालेंगे। हाइड्राजीन आपको पता है NH2 होता है, फिनाइल हाइड्राजीन है तो C6H5NH2। अमाइन मत सोचने से, हाइड्रोक्सिल अमाइन अलग चीज़ है। हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है NH2OH, या हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन क्या होता है NH2। ठीक है, तो जो ग्लूकोज जब रिएक्ट करेगा किससे, फिनाइल हाइड्राजीन से, तो आपको ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन मिलेगा। क्लियर है इतनी बातें। जब ग्लूकोज रिएक्ट करेगा फिनाइल हाइड्रोजीन से तो आपको ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन मिलेगा। तो हमने क्या करा, देखो CHOH होल 4 को तोड़ा, किसमें, CHOH में और CHOH होल थ्राइस में, और फिनाइल हाइड्रोजीन डाला जो कि है C6H5NH2। तो हुआ क्या, देखो इस CHOH में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, CH2OH में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, CHOH होल थ्राइस भी ऐसी है, बट हुआ क्या, CH है। ठीक है, यहाँ से क्या करा हमने, O हटाया और यहाँ से H2 हटाया, H2O आपका लॉग हो गया तो क्या बना, CHNC6H5, यही तो बना। तो हमने लिख दिया CHNNC6H5। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि सर ये एक और H कहाँ से आया, है ना, एक और H कहाँ से आया, जैसे ये है ना C6H5NH2। तो बच्चों एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, ऐसे बहुत से होंगे, क्लबिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो CHO C6H5NH2 है। ठीक है, NH2 है, सॉरी C6H5NH2। तो देखो क्लबिंग हुई, H2 यहाँ से गया, O यहाँ से गया, और इन सब की क्लबिंग हो गई। देखो CH है, C6H5NHN है, तो देखो CH है और C6H5NHN है। फिर इसके बाद आपको जोड़ना ही है, C6H5NHN को रिवर्स में जोड़ना, C6H5 सबसे उधर, फिर N N फिर H H फिर N N और CH जोड़ा, और फिर बॉन्डिंग देख लेना कैसी बनेगी, कम बॉन्ड है तो लगा देना। ठीक है, तो ये चीज़ है, H2O रिमूव हुआ और C6H5NHN CH के साथ जुड़ गया। बच्चों इसका ये जो है ये आपका फिनाइल ग्लूकोज हाइड्रोजोन है, और इसका कैसा कलर होता है, ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये कैसी रिएक्शंस थी, आपने देखी 7 रिएक्शन थी। पहले HI के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉर्मल हेक्सेन बनेगा, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइन बनेगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा था हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ HCN के साथ रिएक्ट करेगा तो साइनोहाइड्रीन बनेगा। फिर उसके बाद अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें जैसे ब्रोमीन वाटर है तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, एक ही COOH ग्रुप होगा। ये प्रेजेंस देता है किसकी,
CHO ग्रुप की इंडिकेशन की। और फिर उसके बाद अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, जैसे कंसनट्रेटेड HNO3 है, तो आपको क्या मिलेगा, सैक्रिक एसिड मिलेगा, ऊपर भी COOH नीचे भी COOH। उसके बाद अगर आपने एसिटिक एनहाइड्राइड डाला जो कि होता है CH3CO तो आपको क्या मिलेंगे, इंडिकेट होंगे 5 OH ग्रुप, क्योंकि हर OH ग्रुप हट के क्या बनेगा, CH3CO बनेगा, तो आपका पेंटाएसीटेट मिलेगा। और अगर आपने लिमिटेड फिनाइल हाइड्रोजन डाला तो ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन मिलेगा, ठीक है, जिसका येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, शाबाश। अब एक लास्ट रिएक्शन है इसमें, जब हम एक्सिस डालें तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, जब एक्सिस फिनाइल हाइड्रोजन है तो आपको ग्लूकोसाजोन मिलता है, जबकि पहले क्या मिल रहा था, आपको मिल रहा था ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन, और अब क्या मिल रहा है, ग्लूकोसाजोन। तो हुआ क्या, ये जो हाइड्रोजन है, फिनाइल हाइड्रोजन C6H5NH NH2, ये 3 मॉलिक्यूल डाले हमने, है ना, इस पे। तो देखो क्या क्या रिमूव हुआ, आपको याद रखना है, वाटर रिमूव होगा, अमोनिया रिमूव होगा, और एक फिनाइल हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो 2 काम के हैं और 2 चिपकेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। देखो एक ऊपर और एक नीचे, CHOH होल थ्राइज ऐसी है, CHOH होल थ्राइज ऐसी है, CH2OH ऐसी है, CH2OH ऐसी है। जहाँ जहाँ OH थे ऊपर, वहाँ वहाँ अब आपका NNHC6H5 आ गया। बोला भी यही था, NNHC6H5 होगा, तो क्या जाएगा, H2 और O जाएगा यहाँ से भी, और OH और H जाएगा वहाँ से भी। तो ये दोनों बना लेना आप लोग, ठीक है। ये आपका ग्लूकोसाजोन है। तो यहाँ पे ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हुई, ठीक है, 5 पढ़ 8 आएंगे, 8 के 8 पढ़ना आप लोग, ठीक है, गुड। चलिए देखिए, जिसका हमें इंतज़ार था वो आ गया, फिशर का स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फिशर का स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से देखिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर है क्या, CHO पहले था अब भी है, CH2OH पहले था अब भी है, और देखो इसे खोला, ये जो क्रॉस होगा ना, ये क्रॉस, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन, यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन, यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन, दिखाते नहीं है पर, है ना। तो 4 कार्बन हो गए ये क्रॉसिंग वाले, एक ऊपर एक नीचे, 6 हो गई। अब देखो है क्या, CHOH, फिर देखो दोनों CHOH, HH यहाँ है, OH यहाँ है। ऊपर देखो स्टार्ट कैसे हुआ, HOH, बीच में C होगा, तो CHOH, फिर COHH, फिर CHOH, CHOH। ये आपको माइंड मैपिंग करनी होगी, याद रखना पड़ेगा, ग्लूकोज का है, ठीक है। ओपन चेन स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का है, ठीक है, याद रखना ये ओपन चेन। नीचे देखो, हम इसको ना एक हिसाब से D टाइप की कन्फिगरेशन बोलते हैं, कैपिटल D। यहाँ पे याद रखना, D डेक्स्ट्रो नहीं है, L लेवो नहीं है, नहीं, D डेक्स्ट्रो नहीं है, L लेवो नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, D वो होगा जिसका OH ग्रुप ना राइट साइड होगा, OH ग्रुप का होगा राइट साइड, वो भी सबसे नीचे वाला, एसिमेट्रिकल वाला। एसिमेट्रिकल क्या होता है, कायरल, जैसे एक कार्बन है उस पर A है, एक B है, फिर C है, D है, सारे के सारे देखो एटम्स या ग्रुप क्या लगे हुए, अलग लगे हुए, तो इसे कायरल बोलते हैं, ठीक है, या एसिमेट्रिक बोलते हैं। तो जहाँ राइट साइड होगा उसे D बोलते हैं। अब देखो एक बात है, हमने नोट लिखा है यहाँ पे कि ग्लूकोज जो है उसे हम D+ ग्लूकोज कहते हैं, क्या बोलते हैं, D+। D डेक्स्ट्रो नहीं है यहाँ, ठीक है। D को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा ग्लूकोज है उसे हम क्या बोलते हैं, अरे यार ये तार ना नीचे आ रही है, 1 मिनट। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, D+ ग्लूकोज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो प्लस जो है यहाँ, प्लस आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को। डेक्स्ट्रो पता है ना, राइट की तरफ लीन करना, लेवो पता है लेफ़्ट की तरफ लीन करना। लेवो लेफ्ट होता है, लेफ्ट की तरफ जाता ही है, ऑप्टिकल रोटेशन इसकी लेफ्ट की तरफ होती है, उसकी राइट की तरफ होती है। पर यहाँ पे D क्या है, D आपका कन्फिगरेशन को बताता है। कन्फिगरेशन क्या है, यही चीज़ कि H कहाँ होगा, OH कहाँ होगा, ठीक है, कार्बन के अराउंड, एसिमेट्रिकल कार्बन के अराउंड H कहाँ होगा, OH कहाँ होगा, वो प्लस रिप्रेजेंट करता है, जबकि वो यहाँ पे D रिप्रेजेंट करता है, जबकि प्लस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेक्स्ट्रो नेचर, जबकि माइनस रिप्रेजेंट करेगा लेवो नेचर। D से आप डेक्स्ट्रो मत समझना, गलत है, वो प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर। तो ग्लूकोज को हम D+ ग्लूकोज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि D तो इसकी कन्फिगरेशन बता रहा है, डेक्स्ट्रो नहीं है, वो कन्फिगरेशन है, और प्लस बता रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को। प्लस से हमें पता चल रहा है कि कैसा नेचर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है, ये है। अच्छा, फॉर कार्बोहाइड्रेट D उसको असाइन करते हैं जिसका लोअर मोस्ट एसिमेट्रिक कार्बन में जो OH है वो राइट साइड हो। वही मैंने आपको बोला ना, एसिमेट्रिक कार्बन जैसे ये है CH2OH, देखो C पे क्या क्या है, एक H है,
एक H है, एक OH है और ऊपर ये पूरी सी चेन है, ये एसिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है इसका OH कौन सी साइड है, राइट साइड। अगर राइट साइड होगा तो हम इसे बोलेंगे कौन सी कन्फिग्रेशन, डी कन्फिग्रेशन कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बोहाइड्रेट में डी उस कन्फिग्रेशन को असाइन करेंगे जहाँ पे OH कौन सी साइड हो, राइट साइड हो। जैसे रेफरेंस में देखो ये इनैंशियोमर्स हैं, इनैंशियोमर आपको पता है इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, स्पेशल कन्फिग्रेशन क्या होती है, अलग होती है। केमिकल स्ट्रक्चर वही होता है, बस स्पेशल कन्फिग्रेशन मतलब एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो ये इनैंशियोमर्स हैं। अब देखो ये डी है क्योंकि इसमें OH कहाँ है, राइट साइड है, और जबकि ये एल है क्योंकि इसमें OH कहाँ है, लेफ्ट साइड है। पर मैं बताऊँ डी यहाँ डेक्स्ट्रो नहीं है, एल यहाँ लेवो नहीं है, प्लस है डेक्स्ट्रो माइनस है लेवो, ठीक है। डी यहाँ डेक्स्ट्रो नहीं है, एल यहाँ लेवो नहीं है, प्लस है डेक्स्ट्रो माइनस है लेवो, ठीक है। ये है तो यहाँ पे डी कन्फिग्रेशन वो होगी जिसमें OH कौन सी साइड होगा, राइट साइड होगा, और एल कन्फिग्रेशन वो होगी जिसमें OH कौन सी साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। देखो इसका नाम क्या है, प्लस है। प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ OH कौन सी साइड है, प्लस इसलिए है क्योंकि प्लस यहाँ पे ये मेरे हिसाब से डेक्स्ट्रो जाएगा और वो कैसे जाएगा, लेवो जाएगा। ये मत समझना कि डी है तो डेक्स्ट्रो ही होगा, गलत है। डी है तो लेवो भी हो सकता है, डी तो कन्फिग्रेशन है, सिर्फ प्लस माइनस बताता है कि लेवो है या डेक्स्ट्रो है, ठीक है। तो आज फॉर्चुनेटली डी प्लस बन गया और एल माइनस बन गया, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, डी माइनस बन सकता है, एल प्लस भी बन सकता है, ठीक है। नाम देख लो, ग्लाइसर एल्डिहाइड है, इसका नाम भी ग्लाइसर एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है और ये ग्लिसरीन का भाई है तो इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइसर एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। याद रख लेना ये, शाबाश। आगे देखो, चलिए रेफरेंस के लिए ये भी चीज़ देखिए, इसमें राइट साइड है तो ये डी प्लस ग्लाइसर एल्डिहाइड हो गया। अब देखो इधर भी राइट साइड है, ये देखो, तो ये क्या हो गया, डी प्लस ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ये याद रखना आप। अब देखिए पहले स्ट्रक्चर से ना, जब केमिस्ट लोगों ने ये देखा कि यार इसमें पहले स्ट्रक्चर में तो हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप मिल रहा है। कौन सा ग्रुप मिल रहा है, CHO ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारे कार्बोनिल ग्रुप होते हैं CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वो कुछ स्पेशल टाइप के टेस्ट देते हैं। जैसे एक हो गया 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल टेस्ट, ठीक है। एक ये होता है, दूसरा होता है शिफ रीजेंट, शिफ रीजेंट होता है एक, SCHIFF शिफ रीजेंट। वाले टेस्ट देने चाहिए। एक तो एल्डिहाइड को कौन कौन से देने चाहिए, सबसे मेन तो टॉलेंस रीजेंट होता है, दूसरा होता है फिलिंग सॉल्यूशन, तीसरा होता है 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल टेस्ट, चौथा आपका डाइनाइट्रोफिनॉल है, ऐसे कुछ है, और चौथा होता है आपका स्किफ टेस्ट, ये देना चाहिए। साथ में जिसका जो भी बढ़िया वाले एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं एक्टिव वाले, वो एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, ठीक है। ये चीज़ देनी चाहिए। पांचवी चीज़ क्या है, अगर कोई हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उसका जो पेंटाएसीटेट ग्रुप होगा या पेंटाएसीटेट जो उसका फॉर्म कंपाउंड होगा, यार वो हमारा पेंटाएसीटेट फॉर्म कंपाउंड जो है एक हिसाब से वो भी रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, वो किसी भी, मेरे हिसाब से वो किसी भी अमाइन वाले कंपाउंड के साथ, कौन से कंपाउंड के साथ, अमाइन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, ये चीज़ है। तो कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, कोई भी किसी भी कंपाउंड में एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो इसे 5-6 रिएक्शन शो करनी पड़ती हैं, जिसमें पहली तो है टॉलेंस रीजेंट से सिल्वर मिरर बनाना पड़ेगा, फेलिंग सॉल्यूशन से रेड PPT बनाना पड़ेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड का, फिर उसके बाद आपको एडिशन प्रोडक्ट बनाना चाहिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, चौथा आपको 2,4-DNP टेस्ट देना चाहिए, शिफ्ट टेस्ट देना चाहिए, और जो आपका पेंटाएसीटेट है उसे किसी भी अमाइन के साथ, जैसे हाइड्रोक्सिल अमाइन हो गया, उसके साथ रिएक्ट करना चाहिए। इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमें CHO ग्रुप दिख रहा है। अब यहाँ से इसकी खामियाँ शुरू हो जाती है, इसको छोड़ के फिर नए स्ट्रक्चर बनाएं। ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसमें CHO ग्रुप दिख रहा है, तो इस CHO ग्रुप की वजह से टॉलेंस रीजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन, 2,4-DNP टेस्ट, इसकी फ्रीजेंट टेस्ट, NaHSO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट, इसका पेंटाएसीटेट NH2OH के साथ रिएक्ट करना चाहिए। तो ये काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए, पर ये स्ट्रक्चर इसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। ग्लूकोज कभी भी ये रिएक्शन देता ही नहीं है। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना, इससे ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि बीइंग हैविंग एन एल्डिहाइडिक ग्रुप क्यों ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे पा रहा है, बीइंग हैविंग एन एल्डिहाइडिक ग्रुप क्यों ग्लूकोज स्किफ टेस्ट नहीं दे पाया है, बीइंग हैविंग एन एल्डिहाइडिक ग्रुप क्यों ग्लूकोज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का एडिशन प्रोडक्ट नहीं बना पाया है, बीइंग हैविंग एल्डिहाइडिक ग्रुप क्यों ग्लूकोज को जो हमने पेंटाएसीटेट बनाया था, है ना, क्या डाल के, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के, क्यों वो NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो फिशर की प्रोजेक्शन थी वो यहाँ पे फेल हो गई, क्योंकि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप शो कर रहा है, पर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे 2,4-DNP टेस्ट, स्किफ टेस्ट,
NaHSO3 के साथ एडिशन या आपका जो इसका पेंटासीटेट बनेगा उसे NH2OH के साथ ऐड करना है, वो कर ही नहीं पाता ये। तो कुछ तो खामी है। जो हम सोच रहे हैं कि CHO ग्रुप फ्री है, जैसे हमें आगे की जो पीछे की आर्ट रिएक्शन थी उससे दिखाई CHO ग्रुप फ्री था, तो ऐसा भी नहीं है। CHO ग्रुप कभी कभार फ्री है, कभी कभार फ्री नहीं है। तो वो आगे लोगों ने इसको हमने और डिटेल में पढ़ के समझा कि ऐसा क्यों नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ है। शाबाश। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लूकोज के क्रिस्टलाइन फॉर्म। यार ग्लूकोज भी ना क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, और ना दो फॉर्म होती है, अल्फ़ा और बीटा। या अल्फ़ा और बीटा में फ़र्क किस चीज़ का होता है? बस रोटेशन का फ़र्क होता है। दोनों की स्पेसिफिक रोटेशन अलग तरह की होती है। दोनों का जो एक कार्बन होता है, एक मेन कार्बन होता है, एनोमरिक कार्बन होता है, उसमें फ़र्क होता है। ठीक है, HOH के कन्फिग्रेशन में फ़र्क होगा। ठीक है, तो जो हमारा ग्लूकोज है उसके दो क्रिस्टलाइन फॉर्म, सॉलिड फॉर्म होती है, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा दोनों एनोमर्स हैं। एनोमर्स क्या होता है? जिनकी स्पेसिफिक रोटेशन हो, दोनों से डिस्टिंक्ट हो और स्पेसिफिक रोटेशन हो। ठीक है, यह तो देखो ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, अल्फ़ा एंड बीटा। अब देखो अल्फ़ा और बीटा बनता कैसे है? तो देखो अल्फ़ा कैसे फॉर्म होगा? अल्फ़ा ऑब्टेन्ड होता है कि हम क्रिस्टलाइजेशन करें किसका? ग्लूकोज सॉल्यूशन का। कहाँ? 303 केल्विन में। और ग्लूकोज सॉल्यूशन कैसे लेना है? कंसनट्रेटेड। ठीक है, तो हम जब ग्लूकोज सॉल्यूशन जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है उसका 303 केल्विन पे क्या कर दें? क्रिस्टलाइजेशन कर दें, तो हमें अल्फ़ा फॉर्म मिलती है। और अल्फ़ा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 419 केल्विन है। ठीक है, तो अल्फ़ा फॉर्म कब मिलेगी? जब हम कंसनट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन का 303 केल्विन में क्या कर दें? क्रिस्टलाइजेशन कर दें, अल्फ़ा फॉर्म मिलेगी। और अल्फ़ा फॉर्म का खुद का सॉलिड फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 419 केल्विन है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद देखो बीटा फॉर्म कैसे मिलती है कि हम कंसनट्रेटेड छोड़ के हॉट एंड एक्वस सॉल्यूशन लें, और कब लें? 371 केल्विन में। किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का लेना है। आ जाए भाई, इस तार ने बड़ा परेशान कर रखा। 1 मिनट। तो ठीक है, तो अल्फ़ा फॉर्म कैसे मिलेगी? अल्फ़ा फॉर्म में हमें क्या करना है? कंसनट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन 303 केल्विन में लेना है और उसका क्रिस्टलाइजेशन करना है। जबकि बीटा फॉर्म हमें कैसे मिलेगी कि हमें हॉट एंड एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन लेना है, 371 केल्विन में लेना है और उसका क्या करना है? क्रिस्टलाइजेशन करना है। ठीक है, हॉट एंड एक्वस, एक्वस मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 371 केल्विन। यहाँ 371 केल्विन है बीटा फॉर्म में, अल्फ़ा फॉर्म में 303 केल्विन है। अल्फ़ा फॉर्म में ग्लूकोज का कैसा सॉल्यूशन लेना है? कंसनट्रेटेड, और यहाँ पे लेना है हॉट एंड सैचुरेटेड। अल्फ़ा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 419, और यहाँ पे है 423। 4 का फ़र्क है, 419 और 423। एक याद रख लो, दूसरे में 4 जोड़ देना। ये चीज़ क्या है अभी बताता हूँ। तो देखो ये जो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म थी ना, इसे हम यार जो हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा था उससे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इसे। क्यों? क्योंकि बहुत अजीब सी चीज़ है यहाँ पे। जब हमने इसे वो करा, डेटा ड्रीवन इसके ऑब्जर्वेशन करी, तो हमें क्या दिखा कि जो हमारा CHO ग्रुप था ऊपर ना, CHO ग्रुप, उसका O तो यार फ्री नहीं था, वो ऐसे जुड़ा हुआ था। और ऐसी फॉर्म को बोलते हैं हेमी एसिटल फॉर्म। कौन सी फॉर्म? हेमी एसिटल फॉर्म। तो फर्स्ट जो हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर थी उसने ये हेमी एसिटल जो फॉर्म थी इसके बारे में कुछ अता पता लगने ही नहीं दिया। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, जब हमने अल्फ़ा और बीटा फॉर्म देख ली, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ग्लूकोज कैन एग्जिस्ट व्हेन इट इज़ सॉलिडिफाई। जब हम उसे क्रिस्टलाइज या सॉलिडिफाई कर दें, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी एग्जिस्टिंग इन हेमी एसिटल फॉर्म। हेमी एसिटल फॉर्म में क्या होता है? ओ देखो ऐसे रहता है। ठीक है, तो हेमी एसिटल फॉर्म हो सकती है। ठीक है, और जो हमारा 5वां कार्बन होगा उसी का ओ जाएगा, ये आप याद रखना। क्लियर है भैया? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसमें और क्या बताऊँ आपको, बेसिकली यही चलता है। अब ज़रा ये देख लो कि एक समय क्या आएगा, आपने क्या करा, जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है ना, ग्लूकोज का सॉल्यूशन उसे आपने ना किसी बीकर में रख दिया, बंद कर दिया ऊपर से, और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो एक समय बाद क्या होगा, पहले तो देखो जो ग्लूकोज होगा बहुत एक्टिव सॉल्यूशन है, उसके 2 फॉर्म होती हैं, तो दोनों रोटेट करेंगे अपनी स्पेसिफिक उसमें, और कुछ समय बाद क्या होगा, दोनों रोटेशन बराबर हो जाएगी। तो एक तरह से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अल्फ़ा फॉर्म की अलग रोटेशन है, बीटा फॉर्म की अलग रोटेशन है, दोनों रोटेट करेंगे और फिर इनमें क्या होगा, म्यूटेशन होगा, दोनों की रोटेशन चेंज होगी और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ दे रखी है। अल्फ़ा फॉर्म आप देख सकते हैं, ओ देख रहे हैं, दोनों का ओ सही है, दोनों से कहाँ से गया, 5वें ओ से गया, तो वही लिखा हुआ है। अल्फ़ा और बीटा फॉर्म एनोमर्स हैं। एनोमर्स मतलब
कि दो फॉर्म एक जैसी जिनकी स्पेसिफिक रोटेशन होना और किसी गिवन कार्बन के अकॉर्डिंग। तो गिवन कार्बन यहाँ 5वां कार्बन है देखो, तो हमने लिखा हुआ अराउंड, मेरे हिसाब से यहाँ C5 लिखना पड़ेगा, नहीं C5 का वो जाएगा C1 के अराउंड ही होगी। C1 से ज्वाइन है ना, C5 का तो OH गया, C5 का देखो OH गया ना, यहाँ पे था O, तो O ऊपर गया H यहाँ पे, ठीक है ये चीज़ है। तो देखो बीटा फॉर्म देख लो, अल्फा फॉर्म देख लो, दोनों प्लस है मतलब दोनों डेक्सट्रोज फॉर्म है, ठीक है। डी मतलब नहीं होता है डेक्सट्रोज, प्लस मतलब होता है डेक्सट्रोज। दोनों में फ़र्क क्या देखो, CHOH CHOH, तो पहला फ़र्क यही आ गया, HOH सही है, 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 CH2OH सही है। तो देखो फ़र्क कहाँ आया, फ़र्क सबसे पहले में ही आ गया, पहले कार्बन में देखो फ़र्क आ गया, यही लिखा हुआ है अल्फा इन बीटा आर एनोमर्स एट कार्बन 1। कार्बन 1 में कैसे, क्योंकि ये जो देखो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसमें OH कौन सी साइड है, राइट साइड, और यहाँ पे बीटा डी प्लस में कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, प्लस यहाँ डेक्सट्रोज बता रहा है, क्लियर है इतना, डेक्सट्रो रोटेटरी हैं दोनों। तो यार ये इसकी कैसी स्ट्रक्चर है, इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर है, देख लो। समय के साथ क्या होगा, दोनों अपनी रोटेशन एवरेज निकालेंगे और एवरेज कितना आ जाएगा, ये बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। ये ओ की लिंकेज है यहाँ देख लेना सब, क्लियर, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग साथियों। तो जैसे कि पिछली बार बायोमोलिक्यूल की क्लास में हमने क्रिस्टलाइन फॉर्म देखी थी ग्लूकोज की, अल्फा और बीटा फॉर्म, तो उसको ही हम कंटिन्यू करते हैं, 2 नोट देखने हमने उसमें। तो जैसे आपने अल्फा और बीटा फॉर्म देखा था, आपने देखा था उसमें एक पर्टिकुलर कार्बन पे ही चेंज था, कन्फिग्रेशन का जो चेंज था वो पर्टिकुलर कार्बन पे ही था। अल्फ़ा फॉर्म में H ऊपर था, OH नीचे था, और बीटा फॉर्म में OH ऊपर था और H कहाँ था, नीचे था। ऐसे कार्बन को जो दोनों में चेंज लाएगा, ऐसे कार्बन को हम एनोमरिक कार्बन कहते हैं या ग्लाइकोसिडिक कार्बन कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि ये जो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म है, ठीक है, सॉरी पहले दूसरा नोट देखो, दूसरा नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म है, इनका जो डिफरेंस है वो सिर्फ पहले कार्बन में है। हमने लिखा भी था नोट कि दे आर द अल्फा एंड बीटा फॉर्म आर डिफरेंट एट एनोमरिक कार्बन, जिसको हम C1 कार्बन कहते हैं, एक नोट में लिखा भी था हमने ये। तो वही देखना चाहते हैं कि जो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म है, इनका जो डिफरेंस है, ये जो हमारी अल्फ़ा और बीटा फॉर्म है, इनका जो डिफरेंस है वो सिर्फ पहले कार्बन में है, और इस कार्बन को हम ग्लाइकोसिडिक कार्बन या एनोमरिक कार्बन कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें, बहुत बढ़िया। अब ये जो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स आपको पता है क्या चीज़ होती हैं, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिनका सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। फार्मूला तो सेम है बट स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब एटम्स कैसे अरेंज है वो क्या होता है, अलग होता है। इसको आप आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन से अलग ही रखना। आइसोमर्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला एक ही है कि भाई उसमें कार्बन है, चलो हाइड्रोजन इतने हैं, बट उनकी जो अरेंजमेंट है ना, किसी कायरल कार्बन के अराउंड जो अरेंजमेंट है या स्पेशल अरेंजमेंट है वो अलग होगी, ठीक है। तो हमने ये लिखा हुआ है, ये जो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म है ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, और इन दोनों की एक स्पेसिफिक रोटेशन है जिसको हम बाद में देखेंगे। अल्फ़ा फॉर्म की 111 डिग्री होती है, बीटा फॉर्म की 19.2 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म है ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और इनकी एक स्पेसिफिक रोटेशन है। हालांकि इनको एक और चीज़ बोलते हैं हम, क्या, एनोमर्स। एनोमर्स क्यों बोल रहे हैं, एनोमर्स वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे जिनकी एक स्पेसिफिक रोटेशन होगी, कोई लेफ़्ट की तरफ लीन करेगा, कोई राइट की तरफ लीन करेगा। पर पहले ही मैंने आपको बोला था डी मतलब यहाँ डेक्स्ट्रो नहीं है, एल मतलब यहाँ लेवो नहीं है। डेक्स्ट्रो लेवो पता चलेगा प्लस और माइनस से, ठीक है। तो आपने 2 नोट देखे, पहला नोट तो ये था कि अल्फ़ा और बीटा फॉर्म का डिफरेंस सिर्फ पहले कार्बन में है, C1 कार्बन में है। इस कार्बन को हम एनोमरिक कार्बन या ग्लाइकोसिडिक कार्बन कहते हैं। और ये अल्फ़ा और बीटा फॉर्म कुछ और नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका केमिकल या स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, बट किसी कायरल कार्बन या किसी और एटम के अराउंड जो स्पेशल अरेंजमेंट होगी बाकी ग्रुप्स की वो अलग तरह की होगी, ठीक है। ये तो इन्हें हम एनोमर्स भी कहते हैं, क्योंकि एनोमर्स वो चीज़ हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे पेयर्स हैं जिनकी स्पेसिफिक रोटेशन हो, साथ में वो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हों। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ क्या है, इनमें स्पेसिफिक रोटेशन है जो इनको अलग बनाती है एक दूसरे से। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एनोमर्स कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद देखिए, हमें म्यूटा रोटेशन के बारे में पढ़ना है। अगर म्यूटा रोटेशन मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो क्या है कि आपने ग्लूकोज लिया, उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म का सोल्यूशन बनाया, ग्लूकोज की क्रिस्टल लिया आपने और उसका आपने सोल्यूशन बनाया। अब उस सोल्यूशन में दोनों तरह की फॉर्म है, अल्फ़ा वाली भी और बीटा वाली भी, दोनों तरह की फॉर्म है, अल्फ़ा वाली भी और बीटा वाली भी। अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या हैं, एनोमर्स हैं।
दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ अपनी अपनी स्पेसिफिक यूनिक रोटेशन रखते हैं। तो ये जो दोनों स्पेसिफिक यूनिक रोटेशन है ये उस सॉल्यूशन में होगी, है ना, मतलब उस सॉल्यूशन में अल्फ़ा वाली रोटेशन भी होगी, बीटा वाली रोटेशन भी होगी, दोनों ही हैं। बट फिर इसमें क्या होगा, इसमें समय समय पे इक्विलिब्रियम आना शुरू होगा। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों रोटेशन का मीन बन जाएगा। अगर रोटेशन एक एक्स है और दूसरी क्या है, वाई है, एक रोटेशन एक्स डिग्री है, दूसरी रोटेशन वाई डिग्री है, तो विद इन टाइम, समय के साथ, इमेमोरियल टाइम में क्या होगा, जो हमारी एवरेज रोटेशन होगी वो हो जाएगी एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बाई 2। और वो जब फॉर्म आ जाएगी एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बाई 2, तो ना अल्फ़ा फॉर्म रह जाएगी ना बीटा फॉर्म रह जाएगी, वो बन जाएगी ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये चीज़ है। तो म्यूटा रोटेशन मतलब म्यूटेशन इन रोटेशन, म्यूटेशन इन रोटेशन मतलब म्यूटेशन मतलब चेंज आना, किस में, रोटेशन में। तो म्यूटा रोटेशन जो वर्ड है अपने को ही सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है। म्यूटा रोटेशन मतलब क्या हो गया, म्यूटेशन इन रोटेशन मतलब रोटेशन में म्यूटेशन आना, चेंज होना। तो क्या है, आपने क्रिस्टल फॉर्म ली ग्लूकोज की, उसका सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में अल्फ़ा और बीटा फॉर्म दोनों ही होगी। अल्फ़ा फॉर्म की अपनी कुछ स्पेसिफिक रोटेशन है, अभी के लिए आप उसे एक्स डिग्री मान लो, और बीटा की अपनी कुछ स्पेसिफिक रोटेशन है, कुछ देर के लिए आप उसे वाई डिग्री मान लो। अब उस सॉल्यूशन को आपने स्टैंड कर दिया, ऐसे रख दिया किसी बीकर में या किसी कंटेनर में, है ना, फॉर टाइम इमेमोरियल, कुछ टाइम के लिए। तो होगा क्या, समय के साथ अब जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी एक एवरेज रोटेशन आ जाएगी, ना एक्स होगी ना वाई होगी, कुल मिला के अब एवरेज रोटेशन होगी एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बाई 2। ठीक है। और जब भी ये रोटेशन अचीव हो जाएगी तो सॉल्यूशन अब ओपन चेन वाला होगा, ना अल्फ़ा होगा ना बीटा होगा, ये चीज़ है। तो आप ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ, द स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इन्होंने कहा भी यही कि स्पॉन्टेनियस चेंज होना, स्पॉन्टेनियस मतलब हमें आग नहीं लगानी, प्रेशर नहीं देना, केमिकल नहीं डालने, खुद होना ऑन इट्स ओन या बहुत लिटिल एफर्ट से। तो एक स्पॉन्टेनियस चेंज है इसमें स्पेसिफिक रोटेशन में, किसकी, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जैसे ग्लूकोज की फॉर्म होती है, यही हैं दो, अल्फ़ा और बीटा फॉर्म। विद टाइम, समय के साथ उसकी स्पेसिफिक रोटेशन में क्या आ जाना, चेंज आ जाना, और वो चेंज खुद ब खुद आएगा या लिटिल एफर्ट से आएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो कब आएगा, जब इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो जाएगी, अचीव हो जाएगी। तो आपको अब ये याद रखना है एक मार्क्स में कि इट इज़ द स्पॉन्टेनियस चेंज इन दी ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन होती है ना, तो इट इज़ द स्पॉन्टेनियस चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को नहीं, ग्लूकोज है, वो कितनी फॉर्म में पाया जाता है, दो में, अल्फ़ा और बीटा। तो इट इज़ द स्पॉन्टेनियस चेंज इन दी स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम, समय के साथ, जब इक्विलिब्रियम हमारा अटेन हो जाए या जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए। तो देखिए होता क्या है, सॉल्यूशन में पहले क्या है, अल्फ़ा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। आप ये जी को पूरा लिखना, जी मतलब ग्लूकोज, ये पूरा लिखना, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज लिखना, बीटा डी ग्लूकोज लिखना। देखो दोनों एनोमर्स हैं, दोनों की अपनी अपनी कुछ स्पेसिफिक रोटेशन है, कितनी है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज की है 111 डिग्री और बीटा डी ग्लूकोज की कितनी है 19.2 डिग्री। बट समय के साथ क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इन दोनों का हम एवरेज लेंगे और वो एवरेज फॉर्म ही हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो हमें 111 डिग्री प्लस 19.2 डिग्री का क्या लेना है, एवरेज लेना है, जो लगभग 52.5 डिग्री आएगा। क्लियर है इतना? तो ये आपका म्यूटा रोटेशन है, याद रखना। ठीक है, समझ में आई गया आपको। अल्फ़ा फॉर्म स्टार्टिंग में थी, बीटा फॉर्म भी स्टार्टिंग में थी, दोनों एनोमर्स हैं। ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स तो ही, दोनों की स्पेसिफिक रोटेशन है। बट विद टाइम जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो ये दोनों फॉर्म रह नहीं जाएगी, इनकी जगह ओपन चेन स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है 52.5 डिग्री है। बहुत बढ़िया। अब कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, आपने देखा था जैसे हमारा जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था वो कुछ रिएक्शन शो नहीं कर रहा था, जो एक्टिव एल्डिहाइडिक ग्रुप शो करेंगे, जैसे NaHSO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट, जैसे 2,4-DNP टेस्ट, जैसे शिफ्ट टेस्ट, ये सारी चीज़ें। और ग्लूकोज का जो पेंटासीटेट होगा वो एडिशन कंपाउंड बनाता है, तो वो भी चीज़ें कुछ शो नहीं हो पा रही थी। वो इसलिए नहीं हो पा रही होगी कि जो हमारा एक्टिव ग्रुप हम मान के चल रहे हैं एल्डिहाइड, वो शायद एक्टिव ना हो, उसका जो एक्टिव कार्बन है वो शायद बंधा हो, वो रिएक्ट ही ना कर पाए जब हम रीजेंट डालें। कैसे रीजेंट, जैसे स्किफ रीजेंट डालें, 2,4-DNP डालें, और बहुत से हैं, पेंटासीटेट डालें NaHSO3 के साथ, आपको पता है
एडिशन प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो हम एल्डिहाइड ग्रुप ओपन चेन स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्टिव मान रहे थे, एक्टिव मतलब कि वो रिएक्ट कर जाता जब भी हम ये रीजन डालते, वो एक्टिव था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि वो ऐसी फॉर्म में उलझा हुआ था। देखो जो ऑक्सीजन काम का था वो तो देखो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी इंटरनल बॉन्डिंग में। तो जब फ्री नहीं है तो रिएक्ट कैसे करेगा? जब फ्री ही नहीं है तो रिएक्ट कैसे करेगा? अब देखिए दो फॉर्म है, इनको हम बोलते हैं पायरानोज स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? पायरानोज स्ट्रक्चर। और एक केमिस्ट हुए जिनका नाम हावर्ड था, HAWORTH, हावर्ड। उन्होंने अपनी प्रोजेक्शन दी, उन्होंने बोला यार ग्लूकोज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप दो कंपाउंड ले लेना, एक है ग्लूकोपायरानोज और दूसरा भी यही है ना, या तो आप इसे ग्लाइसोपायरानोज बोलो, बट ग्लूकोज पायरानोज भी कॉमन नेम चलेगा, ठीक है। तो इसकी इन्होंने अल्फ़ा और बीटा फॉर्म दो बनाई। देखो आप दोबारा देखेंगे अल्फ़ा और बीटा फॉर्म में वैसे ही है जैसे यहाँ पे थी अल्फ़ा और बीटा फॉर्म ग्लूकोज की। फ़र्क पहले वाले एनोमरिक कार्बन पे होगा। देखो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा में H ऊपर है, OH का है नीचे है, जबकि यहाँ पे क्या है, OH ऊपर है और H का है नीचे। आप ध्यान से देखिए पहले कार्बन में यहाँ पे क्या है, OH ऊपर है, H का है नीचे, और जबकि यहाँ पे पहले कार्बन में क्या है, H ऊपर है और OH नीचे। बाकी सारे देखिए सेम ही होगा, OH OH H OH OH H OH H H CH2OH H CH2OH और HOH। तो यहाँ पे भी आपको पता चला डिफरेंस तो सिर्फ एनोमेरिक कार्बन में ही है। एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? पहला कार्बन है, अल्फा फॉर्म में H ऊपर OH नीचे। आप इसे वाटर मत समझना है, CHOH है, ये ग्लूकोज के जैसे ही है। देखो CHOH 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 CH2OH और H, ठीक है, और साथ में ये CHO वाला फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन ऑक्सीजन है, आगे जाके हम इसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये दो स्ट्रक्चर देख लीजिए, अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोपायरानोज और बीटा D प्लस ग्लूकोपायरानोज। दोनों में फ़र्क सिर्फ किसका है? एनोमेरिक कार्बन में अरेंजमेंट का है। देखिए एनोमेरिक कार्बन का अरेंजमेंट क्या है, अल्फ़ा फॉर्म में H ऊपर है, OH का है नीचे, और बीटा फॉर्म में OH ऊपर है और H का है नीचे। ये सिर्फ फ़र्क है, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लेन कर पाया कि क्यों ओपन चेन जो हमने फिशर वाला बनाया था कि CHO CHOH होल 4 CH2OH वो रिएक्ट क्यों नहीं कर पा रहा था। दिख तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा था, विजिबल था, बट वो एल्डिहाइड ग्रुप वाली प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहा था, ये है तो इसलिए नहीं कर पा रहा था। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, फ्री नहीं है। जो CHO वाला होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, वो फ्री नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर आप बना लेना, काम के हैं, आगे ये हमारा बेस बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। तो देखिए अब हमें क्या देखना है, अब हमें फ्रक्टोज देखना है। आपको ग्लूकोज का याद होगा, ग्लूकोज जो होता था एल्डो जो होता था हेक्डोज होता था या हेक्सोज होता था, एल्डो हेक्सोज, इसका मतलब उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता था। जो हमारा फ्रक्टोज होगा वो कीटो हेक्सोज होगा, मतलब इसमें कीटोन ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O। जबकि ग्लूकोज में क्या था, ग्लूकोज था एल्डो हेक्सोज, ठीक है। दूसरी बात, ग्लूकोज था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्लूकोज जो था वो था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब उसमें प्लस कन्फिगरेशन आती थी। फ्रक्टोज में माइनस आएगी, मतलब ये लेवो रोटेटरी होगा, माइनस कन्फिगरेशन आएगी। दोनों दिखते हैं ऐसे ही हैं, केमिकल फार्मूला सेम है C6H12O6, बट जहाँ की ग्लूकोज में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइडिक होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, इसलिए उसे हम एल्डो हेक्सोज कहते हैं, एल्डो हेक्सोज। जबकि यहाँ पे फ्रक्टोज जो होता है इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, तो इसे हम बोलेंगे कीटो हेक्सोज। हेक्सोज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 6 कार्बन है, ये तो हम देख ही चुके हैं, तो कीटो हेक्सोज है। साथ में वो डेक्स्ट्रो होता है, उसमें प्लस कन्फिग्रेशन होती है, लेवो होगा, इसमें माइनस कन्फिग्रेशन होगी। मैं फिर बोलूँ D मतलब डेक्स्ट्रो नहीं है, प्लस माइनस मतलब होता है डेक्स्ट्रो और लेवो, D तो कन्फिग्रेशन है, ठीक है। ये तो ये D माइनस फ्रक्टोज कहलाएगा। माइनस किसके लिए है, डेक्स्ट्रो के लिए या लेवो के लिए? लेवो के लिए। D क्या है, D कन्फिग्रेशन है, D डेक्स्ट्रो लेवो नहीं बताता। बच्चों ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अगर आपको ग्लूकोज का याद होगा तो ग्लूकोज का कैसा था, यहाँ पे था CHO, फिर यहाँ पे क्या था HOH, फिर यहाँ था OHH, फिर यहाँ था HOH HOH CH2OH। तो ये चीज़ तो यहाँ पे भी सेम है, ये चीज़ भी यहाँ पे सेम है, ऐसा तो होता ही है। देखो वहाँ पे क्या था, CHO था, ठीक है, फिर क्या था HOH, फिर क्या था OHH, फिर क्या था HOH, फिर क्या था HOH, फिर क्या था CH2OH। यहाँ पे भी ऐसी है, बट यहाँ पे फ़र्क क्या है कि ग्लूकोज में यहाँ C डबल बॉन्ड O, मतलब कीटो ग्रुप, ऑक्सो ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, एल्डी कीटोन ग्रुप की जगह यहाँ पे क्या होता था, आपका HOH होता था, और ऊपर CH2OH की जगह क्या होता था, CHO होता था। ऑब्वियसली वो एल्डो हेक्सोज है तो CHO दिखाएगा। ये कीटो हेक्सोज है
तो CO दिखाएगा। तो याद तो कुछ नहीं करना, देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है 1 2 3 4, 4 तो चीज़ सेम है। यहाँ क्या है CH2OH C डबल बॉन्ड O, और वहाँ पे क्या था CH2OH की जगह एल्डिहाइडिक ग्रुप था CHO, और C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल या कीटोन या ऑक्सो ग्रुप की जगह क्या था HOH था, HOH, बस यही चीज़ थी। तो ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब जैसे जैसे वहाँ पढ़ा वहाँ ऐसे भी यहाँ पे पढ़ेंगे। वहाँ के प्रिमिटिव स्ट्रक्चर क्या थे, अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पढ़ा था ग्लाइकोफुरानोज, अभी पढ़ा था ना अल्फ़ा बीटा ग्लाइकोफुरानोज। यहाँ पे भी पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या था बोलो, अल्फ़ा डी प्लस ग्लाइकोफुरानोज, डी कन्फिग्रेशन स्पेशल प्लस मतलब डेक्स्ट्रो, तो अल्फ़ा डी प्लस ग्लाइकोफुरानोज, और एक पढ़ा था बीटा डी प्लस ग्लाइकोफुरानोज। अब यहाँ खुद ही सोचो क्या होगा, अल्फ़ा डी माइनस ग्लाइको की जगह फ्रक्टोफुरानोज ये होगा। तो देखो अल्फ़ा डी प्लस की जगह माइनस फ्रक्टोफुरानोज, और होगा बीटा डी माइनस फ्रक्टोफुरानोज। वहाँ पे क्या था ग्लाइकोफुरानोज, यहाँ पे क्या है फ्रक्टोफुरानोज। ये सारे प्रिमिटिव स्ट्रक्चर हैं। ये क्यों बताते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कीटोन भी बहुत सी रिएक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाता जो कार्बोनिल ग्रुप करते हैं। जैसे मेटल के साथ, मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, तो वही बता रहे हैं, देखो ऑक्सीजन जो है वो बॉन्डेड है इसलिए। तो देखो वहाँ पे भी अल्फ़ा था, बीटा था, यहाँ पे भी है, डी वहाँ पे भी था, डी यहाँ पे भी है। यहाँ फ्रक्टोफुरानोज है, वहाँ पे ग्लाइकोफुरानोज था, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। प्लस मतलब डेक्स्ट्रो, ये है लेवो, तो माइनस लगा दिया। अब आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सारा यही है, CH2OH, H है, HOH है, OH H है, ये सब सही है। बट ये जो हमारा यहाँ का जो वो है क्या बोलते हैं H है, OH है, तो यहाँ का O जो है ये वाला O ये ऊपर चले गया C के साथ बॉन्डिंग बनाने। हुआ तो कुछ नहीं, ये जो C है ना, देखो यहीं से देखो, यहाँ का जो H है वो यहाँ पे चल गया, तो देखो डबल बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा बॉन्डिंग बनाने। तो ये H इधर गया तो OH बन गया, C तो ऐसे ही है, और ये CH2OH हमने इधर लिख दिया। देखो CH2OH ये वाला हमने इधर लिख दिया, C था, डबल बॉन्ड O था, H गया, तो ये बन जाएगा COH ऐसे। क्लियर है, ये OH ऐसे चले गया और O बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री है, ये O के साथ चिपक जाएगा, और H इस O के साथ चले जाएगा, ये वाला H इस O के साथ चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है वो इस O को सेटिस्फाई कर देगा। तो आप स्ट्रक्चर देख पाते हैं। देखो ये भी एनोमरिक है, यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा फॉर्म क्या है, एनोमरिक है। इन्हीं के बेस पे हमने ये नीचे बनाए हैं अल्फ़ा बीटा फॉर्म, बट ये वाली फॉर्म भी एनोमरिक है। पर ये एनोमरिक कहाँ है, देखो दूसरे कार्बन से देखो ऑक्सीजन लिंक हो रहा। अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ कन्फिग्रेशन क्या है और वहाँ कन्फिग्रेशन क्या है, आप ध्यान से देखो। यहाँ CH2OH कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, जबकि वहाँ CH2OH कौन सी साइड है, राइट साइड है, और यहाँ पे OH कौन सी साइड है, राइट साइड, और वहाँ पे कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। तो ये एनोमरिक है। फ्रक्टोज भी एनोमरिक है, बट कौन सी फॉर्म में है, कौन से कार्बन में, सेकंड में। तो सेकंड कार्बन C2 में ये क्या है, एनोमरिक है, ये आप याद रखना। उसके बाद देखो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म, तो है तो वैसी अल्फ़ा और बीटा फॉर्म में देखो सेकंड एनोमरिक कार्बन में क्या होगा भाई, अल्फ़ा फॉर्म में CH2OH लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट मतलब अप और राइट मतलब डाउन, तो लेफ्ट में अप राइट में डाउन। जबकि यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट में कौन है OH, तो वो अप हो गया, और राइट में कौन है CH2OH, वो डाउन हो गया। तो अप मतलब लेफ़्ट और डाउन मतलब राइट। तो आप याद रखो अल्फ़ा में दोनों चीज़ें खुद याद हो जाएंगी, है ना। तो अल्फ़ा में राइट साइड कौन है OH, तो वो डाउन आएगा, तो देखो OH डाउन है, CH2OH का है ऊपर है। और बीटा में राइट साइड कौन है CH2OH, तो वो डाउन आएगा, और OH कहाँ आएगा, अप आएगा। तो ये फ्रक्टोज थोड़ा बहुत याद कर लेना, ठीक है। हालांकि इससे मेन कुछ आएगा तो नहीं, बट याद हम कर सकते हैं। शाबाश। चलिए, ये हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो ग्लाइकोसिडिक आपको पता चला था अभी क्या चीज़ थी, एक ऑक्सीजन था, ठीक है, जो हमें एक्टिव रिएक्शन करने नहीं दे रहा था। तो अब ज़रा समझो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है क्या। जब भाई हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो आपने पढ़ा ही है क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो हमें तो ऐसा लगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग मिल जाएगा, दोनों बंधे नहीं होंगे, बट ऐसा होता नहीं है। असली में आज जो हम स्टडी करते हैं उसमें हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ऐसे फिज़िकली सेपरेट नहीं कर पाएंगे।
नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यार ये एक कॉमन ऑक्सीजन से बंधे रहते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम ग्लाइकोसिडिक ऑक्सीजन या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो जो सुक्रोज़ का हाइड्रोलिसिस होता है आपको पता है उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ मिलता है, बट वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ एक दूसरे से जुदा अलग नहीं है, वो एक दूसरे से ऑक्सीजन लिंकेज से, आप खुद बताना मुझे ये ऑक्सीजन परऑक्साइड है या नहीं है? परऑक्साइड लिंकेज पता है ना, जब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, -1 आई। तो आप मुझे खुद एक बार बताना ये कि ये परऑक्साइड लिंकेज है ही नहीं है, ठीक है, ये आपके ऊपर है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय ऑक्सीजन लिंकेज, एक कॉमन ऑक्सीजन लिंकेज होगी दोनों के बीच में, मतलब एक कॉमन ऑक्सीजन एटम के दौर से ये दोनों बंधे होंगे, ठीक है। तो होगा क्या, देखो यार, ये जो होगी अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो आपका है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो आपकी फॉर्म है उसका पहला कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन के बीच होगा। ये जो ऑक्सीजन की लिंकेज होगी ये क्या होगी, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, जो आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज है उसका पहला कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज नहीं और ना बीटा डी ग्लूकोज लेना है, क्या लेना है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, ठीक है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, इनके बीच में ये कॉमन ऑक्सीजन की लिंकेज होगी जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अब देखो ये ऑक्सीजन फ्री नहीं है, इसलिए जो चीनी है बीइंग उसमें ऑक्सीजन इतने सारे हैं बट वो रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि जो रिड्यूसिंग ग्रुप था ओ, वो तो यार बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्री तो है ही नहीं, इसलिए वो कर नहीं पाएगी। तो यही बोल रहे हैं दैट्स वाई सुक्रोज इज़ नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूस नहीं कर पाएगी क्योंकि जो हमारा रिड्यूसिंग ग्रुप है ओ, वो तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग में क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखो यही है आपको ग्लूकोज है, कौन सा वाला, अल्फ़ा वाला ग्लूकोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और ये बीटा डी क्या है, फ्रक्टोज है। देखो इसका पहला कार्बन और इसका दूसरा कार्बन, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन ये रहा और बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन ये रहा, इनके बीच में कॉमन ऑक्सीजन की लिंकेज है ये, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब देख लो बाकी ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज तो आपने देखा ही था पिछली बार और बीटा भी देखा था आपने, ध्यान से देखना इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जबकि वहाँ 5 होंगे, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 और एक ये 5, ऑक्सीजन 1 2, तो ऑक्सीजन 2 3 4 5, यहाँ 5 और यहाँ 6। फ्रक्टोज का आपको बताइए कौन सा वाला स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोपायरानोज, और ये कौन सा है, ग्लाइकोपायरानोज। इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, देखो ये कॉमन ऑक्सीजन है। अगर ये ऑक्सीजन फ्री होता तो हमारा रिड्यूसिंग नेचर आता, ये खुद रिड्यूस हो जाता, ठीक है, मतलब दूसरों को ऑक्सीजन सप्लाई कर देता, बट अगर हो नहीं पाएगा इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से। तो ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए आता है, आप बार बार प्रैक्टिस करें और खुश रहें, ठीक है, शाबाश।